खरीफ सीजन भारत में की जाने वाली खेती का सबसे बड़ा सीजन होता है, क्योंकि इस सीजन में लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की जाती है, जो कि भारत की टोटल 43% तक जमीन का हिस्सा होता है। मतलब अगर सीधा सीधा समझे तो भारत की लगभग आधी जमीन पर इस सीजन में खेती की जाती है। तो किसान मित्रों, आपको भी इस सीजन के शुरू होने से पहले सजग हो जाना है, सावधान हो जाना है, क्योंकि जब ये सीजन शुरू होगा, यह सीजन न केवल आपको अच्छा मुनाफा देके जाएगा, बल्कि आप ऐसी जमीन पर भी खेती कर सकते हैं जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है या फिर संसाधनों की कमी है। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरीफ सीजन के शुरू होने से पहले ऐसे टॉप 5 कार्य, जैसे कि खेत की तैयारी कैसे करना है, गहरी जुताई कब करना चाहिए, गहरी जुताई के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, साथ ही में देसी खाद या फिर हरी खाद दोनों में से किसका चयन करना है। उसके अलावा बीज उपचार की विधि भी जानेंगे और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे सॉइल सैंपलिंग के बारे में, यानी कि सैंपल कब लेना चाहिए और किस प्रकार से सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए हुए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के पहले विषय के बारे में, यानी कि रबी सीजन की हार्वेस्टिंग होने के बाद में खेत की सफाई किस प्रकार से करना है। किसान मित्रों, गेहूं की कटाई होने के बाद में या फिर आपने कोई अन्य फसल लगा रखी है, तो उसकी कटाई होने के बाद में उसके जो अवशेष बचते हैं, आप उन्हें एमबी प्लाव के माध्यम से जमीन के अंदर दबा दीजिए। जिससे क्या होगा कि जो फसल के अवशेष है वो ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि जमीन के अंदर सड़ के उनकी ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी, जिससे मिट्टी का पीएच भी सुधरेगा और साथ ही साथ में मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। जिन भी किसान भाइयों ने गर्मियों के सीजन में मूंग और उड़द की बुआई करी थी, उनका सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिलेगा कि ये लेग्यूम क्रॉप के अंदर आती है। मतलब कि दोनों ही फसलें दलहनी वर्ग के अंदर आती है और इनकी जड़ों के अंदर गठाने होती है, मतलब कि नोड्यूल पाए जाते हैं, और उन नोड्यूल के अंदर आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। तो इनकी जड़ों में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, आप इनका फायदा उठा सकते हैं। और इनकी जड़ों को क्या करना है, आपको जमीन के अंदर दबा देना है, एमबी प्लाव से दबा देना है। जिससे क्या होगा कि इनकी जड़ों के अंदर जो नाइट्रोजन उपलब्ध है वो जमीन के अंदर ही रहेगा और अगली जो फसल आप लगाने जा रहे हैं उसको उपलब्ध हो जाए। और इन दलहनी वर्ग की जड़ें जो रहती है उनको जमीन में अगर आप दबाते हो तो उससे दूसरा फायदा ये होगा कि मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, मतलब की जो जैविक शक्ति है, वो भी बढ़ेगी। किसान मित्रों, आपके खेत की सफाई के दौरान जो भी अवशेष आप जमीन के अंदर दबा रहे हैं, अगर वो जल्दी से सड़ते नहीं है या फिर डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो आप ऑर्गेनिक डिकम्पोजर को भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक डिकम्पोजर जो है वो जमीन के अंदर जितने भी अवशेष है उनके सड़ने की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ा देता है। और आप देखोगे जो वेस्ट डिकम्पोजर आप यूज कर रहे हैं उसको यूज में लेने के बाद में जितना नॉर्मल समय लेता है इसको सड़ने में, उससे जल्दी ही सड़ जाएगा और जल्दी डिकम्पोज होने के बाद में आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़ेगा। किसान मित्रों, फसल के अवशेष हटाने के बाद में आपको दूसरा कार्य यह करना है कि आपको खेत की गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने से आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट जमीन के अंदर नीचे बैठ गए हैं या फिर जिनका लीचिंग आउट हो गया है, उनको गहरी जुताई करने के बाद में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा फायदा ये होता है कि जमीन के अंदर जितनी भी फंगस होती है वो मिट्टी पलटने के बाद में ऊपर की सतह पे आ जाती है, या यूं कहूं तो सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाती है। जिससे क्या होता है कि जो भी फंगस है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसके कारण जितने भी भूमिगत फंगस से लगने वाले रोगों की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। और जो आप आगे की फसल लगाने जा रहे हैं, खरीफ सीजन में आप जो भी फसल लगा रहे हैं, उसके ऊपर आपको फफूंद जनित रोगों की जो संख्या है या फिर फफूंद जनित रोगों का जो प्रकोप है वो कम देखने को मिले। किसान मित्रों, गहरी जुताई करने से एक और फायदा होता है कि आपके जो मिट्टी का जो पीएच है वो भी संतुलित हो जाता है, क्योंकि जब मिट्टी पलटी जाती है या फिर मिट्टी के अंदर डीप प्लाविंग की जाती है तो मिट्टी की जो परतें रहती है वो आपस में उलट फुलट हो जाती है। उस कारण से जो पीएच रहता है मिट्टी का वो बैलेंस हो जाता है, या फिर यूं कहूं कि न्यूट्रल हो जाता है। इसके साथ ही साथ में गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर जो एरिएशन है या फिर हवा का जो आवागमन है वो भी बढ़ने लगता है। उस कारण से मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो भी ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर जाती है, जिससे आप जो भी फसल आगे की जो फसल लगा रहे हो उसके अंदर काफी अच्छी बढ़वाड़ देखने को मिलती है, काफी ज्यादा अच्छा फुटाव देखने को मिलता है। किसान मित्रों, काफी किसान भाई जो है खेत की गहरी जुताई हर साल करते हैं, लेकिन आपको हर साल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गहरी जुताई करना चाहते हो तो आप 2 से 3 सालों में भी गहरी जुताई करते तो चलेगा, लेकिन आपको गहरी जुताई करते समय एक सावधानी बरतना है। जब भी आप गहरी जुताई करते हैं या फिर एमबी प्लाव करते हैं तो आपको जमीन की जो मिट्टी है उसको 9 से 12 इंच तक पलटना है, क्योंकि कोई भी पौधा हो, कोई भी फसल हो, उसकी जो जड़ें होती है वो लगभग 9 से 12 इंच तक आसानी से जाती है। तो यहाँ तक की मिट्टी को पलटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक की मिट्टी पलटेगी तभी जाके आपको गहरी जुताई के फायदे देखने को मिलेंगे। किसान मित्रों, खरीफ सीजन के आने से पहले यानी कि गर्मी के मौसम में आपको मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए आप हरी खाद युक्त फसलों को भी लगा सकते हैं, जिनमें से एक फसल
का नाम है ढेंचा। ढेंचा की अगर आप बुआई करते हैं तो आपको गोबर की खाद के अंदर जितना ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है उसकी तुलना में ढेंचा की जो फसल है उसके अंदर आपको 1.5 से 2.5 गुना तक आपको जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा देखने को मिले। ढेंचा की फसल को लगाना भी आसान है। अगर आप 1 एकड़ में ढेंचा की खेती करना चाह रहे हैं तो आपको लगभग 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी और बुआई की विधि भी काफी आसान है। आपको हाथ से छिटकवा विधि के माध्यम से आप जो है ढेंचा की बुआई कर सकते हैं। और जब ढेंचा की फसल के अंदर फूल आ जाते हैं तब आपको तुरंत बाद ही उसको जो है मिट्टी के अंदर मिला देना है। मिट्टी में मिलाने के लिए आप रोटावेटर या फिर कल्टीवेटर को इस्तेमाल में ले सकते हो और मिट्टी के अंदर आपको अच्छे से दबा देना है और उसके थोड़े दिनों के बाद में डीकंपोज हो जाएगी और मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन जो है उसे बढ़ाने का काम करेगी। तो इसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, आपको सिर्फ और सिर्फ बीज लगाना है और मिट्टी के अंदर उसको दबा देना है। अगर आप ढेंचा की उन्नत किस्मों का नाम जानना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर उनके नाम दिख जाएंगे, इन किस्मों का आप चयन कर सकते हैं। किसान मित्रों, अगर आप हरी खाद की खेती नहीं करना चाहते तो आप अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को भी खेत के ऊपर डलवा सकते हैं। और ये गर्मियों का सीजन सबसे उपयुक्त होता है खाद को खेत पे डलवाने का, क्योंकि इस समय किसान भाई भी फ्री रहते हैं और लेबर भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो जो भी आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है आप उससे खेत के ऊपर डलवा दीजिए, लेकिन ध्यान रहे गोबर की खाद जो है अच्छी सड़ी हुई होना चाहिए और उसके साथ में उसके अंदर सफेद गिडार यानी कि व्हाइट ग्रब जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के जो है फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आपको ऐसी खाद का चयन करना है जिसके अंदर व्हाइट ग्रब की संख्या ना हो। और दूसरा आपको बात यह भी ध्यान में रखना है, आप जो खाद ले रहे हैं या फिर जो गोबर की खाद प्रयोग में ले रहे हैं उसके अंदर आपको खरपतवार को जो बीज है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है जब भी किसान भाई जो गोबर की खाद होती है उसको प्रयोग में लेते हैं और उसको खेत पे डलवाते हैं तो खरपतवार के जो बीज रहते हैं वो भी उसके साथ में चले जाते हैं, जो आगे चल के फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और उन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको काफी ज्यादा खरपतवार नाशी को प्रयोग में लेना पड़ता है, जिससे आपका खर्च भी बढ़ता है और मुनाफा भी कम होने लगता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है और ऐसी ही सड़ी हुई गोबर की खाद को प्रयोग में लेना है। अगर आपकी गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई नहीं है तो आप इसे सड़ाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर को भी यूज ले सकते हो और इसके लिए आपको कात्यायनी डीकंपोज को 1.5 लीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के गोबर के ऊपर समान मात्रा में छिड़काव कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो गोबर की खाद है वो जल्दी सड़ेगी और जल्दी से डीकंपोज हो जाएगी। किसान मित्रों, मानसून आने से पहले आपको बीज उपचार की जो प्रक्रिया है वो भी जल्दी से समाप्त कर लेना है, क्योंकि मानसून के आने का समय कोई फिक्स नहीं रहता है और जब मानसून आ जाता है तब बीज उपचार की प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है, या कहूँ कि जल्दबाजी में अगर आप बीज उपचार की प्रक्रिया करते हो तो आपको रिजल्ट जो है उनके काफी कम देखने को मिलते हैं। तो किसान मित्रों, अगर आप बीज उपचार करना चाहते हो तो आपको हमेशा FIR विधि का उपयोग में लेना है। FIR का मतलब होता है, F मतलब होता है फंजीसाइड, I मतलब होता है इंसेक्टिसाइड और R मतलब होता है राइजोबियम कल्चर। तो आप जब भी बीज उपचार कर रहे हैं तब आपको इस विधि को फॉलो करना है, जिसमें आपको एक फंजीसाइड लेना है। फंजीसाइड में आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम या फिर मेटालेक्सिल जो 35% WS फॉर्म में आता है उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड में आपको थायमेथोक्साम 30% जो FS फॉर्म में आता है उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, या फिर इसी के अंदर थायमेथोक्साम 70% जो WS फॉर्म में आता है उसको भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। और जो अंतिम में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है राइजोबियम कल्चर, जो बीज के अंकुरण में काफी ज्यादा मदद करता है। अगर आप इस विधि से बीजों को उपचारित करते हो तो बीज का अंकुरण जो है वो भी काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ में जो फसल की जो शुरुआती अवस्था रहती है उसके अंदर फफूंद जनित रोग और कीटों का जो प्रकोप है वो भी देखने को नहीं मिलता है। किसान मित्रों, जब भी फसलों की कटाई हो जाती है और अगर आप खेत की गहरी जुताई कर लेते हैं तब अगर आपको सैंपल कलेक्ट करना है या फिर सॉइल सैंपलिंग करना है तो ये सबसे उचित समय रहता है, क्योंकि इस समय खेत खाली रहता है और सैंपल को कलेक्ट करना काफी आसान रहता है। तो अगर आपको ये काम भी करना है तो आप इसी समय से समाप्त कर सकते हैं। सॉइल सैंपल अगर आपको कलेक्ट करना है तो आपको जिगजैग पैटर्न से कलेक्ट करना है, मतलब कि जो चारों कोनों रहते हैं चारों कोनों से और बीच से सैंपल कलेक्ट करना है। सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो आपको गड्ढा रहता है उसको आपको 6 इंच तक मिट्टी लेना है और उसकी जो चौड़ाई रहती है वो लगभग 2 से 3 इंच तक रखना है। और इस प्रकार से जो है आपको अलग अलग जगह से सैंपल कलेक्ट करके उनको एक जगह इकट्ठा कर लेना है और उनमें से जो है आपको एक फाइनल सैंपल निकालना है और उसे ही आपको जो है लेबोरेटरी में भेज देना है। अगर आप मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहते हैं तो ये सबसे उचित समय रहता है, गर्मियों का सबसे उचित समय रहता है। इस समय सैंपल कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में मिट्टी परीक्षण करवा लीजिए और इस प्रकार से आप खाद और उर्वरक का एक अच्छे से स्ट्रेटेजी बना लीजिए, उसके बाद में इनको प्रयोग में ले लीजिए। तो किसान मित्रों, यही थे वो 5 कार्य जो आपको मानसून आने से पहले समाप्त कर लेना है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने साथी किसान के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।